नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। यकीनन इंसान के अंदर इल्म आ जाता है तो वो घमंडी हो जाता है, तमाम चीजें आ जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, मुखातिब करवाना चाहता हूँ जो यकीनन शुरू से ही लगातार मेहनती रहे और उन्होंने मुकाम हासिल किया, लेकिन सादगी और जो संजीदगी है वो उनके अंदर भरी हुई है। हम मुलाकात भी करवाएंगे नरेंद्र कुमार गंगवार जी से, जो कि नवाबगंज में जिनकी पैदाइश हुई और उनकी 10th क्लास में भी 70% से ऊपर आई यूपी बोर्ड से। और यही जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में पहुंच जाते हैं और ये पूरे सिलसिले को इंटर में उनके जो है मैथ ग्रुप से यानी पीसीएम ग्रुप से श्री कृष्णा इंटर कॉलेज, जो कि नवाबगंज का जाना माना कॉलेज है और जहाँ से मेरी भी शिक्षा हुई, तालीम हुई, वहाँ पर उनके 80% से ज़्यादा इंटर में आते हैं। और वो जो पूरा ज़िले के जो 4 सबसे ज़्यादा जो काबिल लोग थे जिन्होंने इंटर में नंबर हासिल किए थे, उनमें से उनका नाम था, जिक्र था। 2004 का ये बात है और 2004 के बाद 2006 तक वो लगातार 2 साल मेहनत करते, क्योंकि उनकी मंजिल कुछ और थी। उन्हें आईआईटी जाना था और आईआईटी रुड़की में उनका सिलेक्शन होता है 2006 में। 2006 से 2010 तक 4 साल की पढ़ाई करने के बाद 2010 में वो इसरो में साइंटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि लक्ष्य कुछ और था और बचपन के ख्वाब कुछ और थे, तो सिलसिला आगे बढ़ता है। 2010 से लेकर 2014 तक वो इसरो में साइंटिस्ट रहे और इसरो का जिक्र तो हमेशा होता रहेगा। तो जब ये 2014 के बाद मंजिल थी सिविल सर्विस में जाने की, क्योंकि आंखों ने वो ख्वाब पाले थे, वो पिताजी के ख्वाब थे और वही जो साकार भी हुए। 2014 के बाद 2017 तक यूपीएससी में लगातार कोशिश करी, प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में 3 बार मंजिल तक पहुंचने के बाद कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन और भी मंजिलें थीं और वो हासिल भी की। 2018 में यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया, पहला ही अटेम्प्ट था और उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो वो जो संघर्ष की जिंदगी थी वो मुकाम तक पहुंच गई और यूपी पीसीएस में 90 रैंक आई और एसडीएम का पद मिला। अहम बात यह है कि बरेली से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर नवाबगंज में हम इस वक्त मौजूद हैं और नरेंद्र कुमार गंगवार, जिनकी शख्सियत के बारे में मैंने ये सब बताया है, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे तमाम बात करेंगे, तमाम उनकी ज़िंदगी के पहलू जानेंगे और संघर्ष की वो दास्तान भी सुनेंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है और जो युवा पीढ़ी है उसको क्या वो संदेश देना चाहते हैं। मैंने आपका तमाम परिचय अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ इसमें और ऐड करना चाहते हैं, इजाफा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, एक और जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगा, मेरा गांव है यहाँ से करीब 15 किलोमीटर नवाबगंज से अलैया, जहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा, एक गांव में पैदाइश हुई है, गांव का नाम भी उन्होंने बताया, तमाम चीज़ें। और कहा भी जाता है कि गांव, महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव से निकलकर कोई बच्चा एसडीएम का पद हासिल करे पहले ही प्रयास में, तो यकीनन काबिल तारीफ होती है, हौसला बढ़ता है। संघर्ष की दास्तान जो है उसको भी हम तमाम बताएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपका पूरा सिलसिला रहा 2004 के बाद से 2021 शुरू हो चुकी है, आपने क्या शुरू से ही ये सब चीज़ें सोची थी कि मुझे इसमें सिविल सर्विस में जाना है? ये जो ख्याल है मन में पहला ख्याल जब आया, उसका मैं चाहता हूँ उसका एक जिक्र आप जरूर। जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे पापा के स्कूल में बरेली ज़िले के डीएम आए थे, तो मैंने सोचा मैं भी जाकर देखूं कि डीएम कैसे होते हैं। तो मैं उनके स्कूल में गया और रात्रि सभा जो डीएम की थी वो मैंने पूरी देखी और उसमें देखा कि कैसे डीएम जो है लोगों की समस्याएं सुलझा रहे हैं। तो उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, तो उस छोटी सी उम्र में एक इमेज बन गई दिमाग में कि एक आईएएस एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और जो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं।
तो उसी समय से एक मोटिवेशन मिला और दिमाग में बिठा लिया कि इस और संघर्ष करके देखना है। मैं आपके यूपी पीसीएस पे बाद में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसरो में जो भी साइंटिस्ट रहें 4 साल। इसरो का जिक्र होता है तो हमारे जहन में डॉक्टर कलाम की छवि भी आती है, और इसरो जो है हमारे हिंदुस्तान का गौरव है। मैं चाहता हूँ आपने इतनी बड़ी संस्था में काम किया है, उसके भी एक्सपीरियंस साझा करें इस नवाबगंज और इस बरेली और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ। इसरो वाकई में हमारे देश की जितने भी सरकारी संस्थान हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें सबसे ऊपर जो 2-4 संस्थान हैं उनमें से एक आता है। सबसे पहली बात जो इसरो के बारे में बताना चाहूँगा कि वो सरकारी सेटअप होते हुए भी उसमें जिस तरह से काम होता है वो काफ़ी इफिशिएंटली काम होता है, और वहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो कि जिसकी वजह से समय जो शेड्यूल टाइम होता है उस पर इसरो की फ्लाइट्स पहुँचती हैं। मार्स पे हम लोग पहुँच गए, मून पे भी, चंद्रमा पे भी पहुँचे हैं। तो ये सारी जैसे एक इमेज बन गई है समाज में कि सरकारी विभागों में काम नहीं होता है, तो इसरो एक उदाहरण है किस तरह एक सरकारी सेटअप में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है और देश के लिए एक तरक्की की दिशा में ले जाया जा सकता है। आपने 4 साल जॉब की इसरो के अंदर, वहाँ से ही आप तैयारी भी करते रहे, आपका क्योंकि मकसद कुछ और था सिविल सर्विस में जाने का। तो ये जॉब के दरमियान तैयारी और खासतौर से आपने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो पाए? क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांति है, गलतफहमी कि भाई एक बार आप जॉब में आ गए तो 10 घंटे की शिफ्ट है और फिर कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो उस पर भी मैं चाहता हूँ रोशनी। मैं और मेरे एक रूममेट थे जो कॉलेज के ही थे और हम दोनों ने तैयारी की थी साथ में। तो सैटरडे और संडे हमें ऑफ मिलता था वहाँ पर, तो सैटरडे संडे जितना भी हमारी पढ़ाई हो सकती थी हम करते थे, और ऑफिस के बाद 5 बजे के 9 to 5 जॉब थी। तो 5 बजे के बाद भी कभी कभी हमें रुकना पड़ जाता था ऑफिस में, बट जब भी खाली समय मिलता था तो हम उसका पढ़ाई में ही यूज़ करते थे। और जैसे बुक वगैरह अपने बैग में हमेशा रखते थे, बुक या न्यूज़पेपर, तो जहाँ भी पर भी समय मिला तो उसका सदुपयोग करते थे। जी, किताबों की कुंजी तेरे पास है, अगर पढ़ ले तो क्या बात है। यकीनन उस सिलसिले को आगे बढ़ाया, किताबों की कुंजी थी, बैग में चलती थी और उससे पढ़ाई करते रहे। 2014 से लेकर 2017 तक आपने कोशिशें करी, यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की आपने तैयारी करी, 3 बार अटेम्प्ट भी दिए। निराशा तो मन में आई होगी कि 3 बार मैं आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। इंटरव्यू का भी मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस अपना साझा करेंगे। सिविल सेवा में जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका एक डैप होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके स्कूल, कॉलेज, आपकी जॉब के बारे में, आप किस जगह के रहने वाले हैं, ये सारी डिटेल होती है। तो ज़्यादातर इंटरव्यू होता है वो आपके इसी बायोडेटा के ऊपर होता है, और बाकी करंट न्यूज़ वगैरह पूछते हैं, और कुछ केस स्टडी देते हैं कि आपको कोई समस्या दे दी गई, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। तो मेरा जो इंटरव्यू था, क्योंकि काफ़ी कुछ पूछने को था, IIT से था मैं और इसरो में काम किया था, तो 3 बार इंटरव्यू दिए थे। उसमें हमेशा इसरो से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछते थे, और कभी कभी बरेली के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। मेरा मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मैंने किया था, तो कुछ क्वेश्चन वो लोग मटेरियल से भी पूछते थे। एक केस स्टडी मुझे याद है, तो उन्होंने पूछा था कि आप अगर 2 जगह ब्लास्ट हुए हैं, तो एक जगह सूटकेस से ब्लास्ट हुआ है और एक जगह हुआ है स्कूटर से, तो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जवाब दिया, सर स्कूटर से स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने बताया कि उसमें या तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और नहीं तो चेसिस नंबर होता है, जिससे वो ट्रैक किया जा सकता है। तो वो लोग ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं, आप किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे सोचते हैं। अब 2017 तक हम पहुंच चुके हैं, हमारा जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 2017 तक आपने तैयारी करते रहे, आप नहीं हुए,
और उसके बाद आपने 2018, 17 और 18 के बीच आपने यूपी पीसीएस की तैयारी करी, उसका क्या पैटर्न रहा और कहाँ से अगर कोचिंग करी उसका भी मैं चाहता हूँ थोड़ा जिक्र करें, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो कोचिंग नहीं करते हैं लोग वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ तक मैं जानता हूँ क्योंकि आप नवाबगंज से हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ संसाधन नहीं है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, बरेली में भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ उस पर भी ज़रा रोशनी डालें जो आपकी तैयारी का पैटर्न रहा है यूपी पीसीएस। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं दिल्ली आया था और दिल्ली रहा, लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, तो हम लोग साथ में तैयारी करते थे। तो जीएस के लिए मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन 2016 में मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था। ज्योग्राफी से छोड़कर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो उस समय मैंने कोचिंग ऑप्शनल के लिए की थी। और यूपी पीसीएस में इस समय सेम पैटर्न है जो यूपीएससी में है। इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं। आपका एक जनरल स्टडी का पेपर होता है जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है, और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है सीसेट का, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में। मेंस में आपके पीसीएस में 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के। एक पेपर एसए का होता है निबंध का, एक पेपर आपका हिंदी का होता है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। टोटल आपको 8 पेपर लेने होते हैं जिनके ऊपर मेरिट बनती है। उसके बाद आप अगर मेंस में हो जाता है तो आप इंटरव्यू देते हैं जो कि अब 100 मार्क्स का है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि रिटन क्वालिफाई करना अलग बात है कि आपने तैयारी करी, आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू में आपके बौद्धिक स्तर को समझा जाता है, जाना जाता है। जो यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू का आपका पैटर्न रहा उसका भी जिक्र है। यूपी पीसीएस में कुछ तो उन्होंने ये पूछा था कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी, और आप इतने अच्छे कॉलेज से थे, इंजीनियरिंग क्यों की जब आपको इधर आना था। तो इस तरह के कुछ सवाल थे जिनकी मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और कुछ मटेरियल से पूछे थे क्वेश्चन। उन्होंने एक आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में आयरन सबसे पहले कौन सी ट्राइब है, जनजाति है जिसमें जो आयरन पे वर्क करती थी, लोहा जो है उस पर वर्क करती थी। तो वो अगरिया के बारे में जानना चाहते थे। मैंने एक और नाम बताया था, तो बोले एक और है, उन्होंने कुछ बताया था। फिर इसरो से संबंधित, मार्स मिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे। कोरोना से रिलेटेड भी आप मटेरियल साइंस से हैं, तो कोरोना में मटेरियल्स का जो रिसर्च है किस तरह से इसमें हेल्पफुल हो सकती है समस्या मिशन के लिए। और फाइनली वही था, उन्होंने यही पूछा कि आप वहाँ से आए तो आपको क्या लगता है कि आपने सही किया इस तरह से। हमारे इंटरव्यू 2 आखिरी भागों में रह गए, 2 सवाल और हैं। आपको एसडीएम का पद जल्दी मिल जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में किस तरह की आपकी रणनीति होगी लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन और पब्लिक के बीच एक गैप नजर आता है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, और आम आदमी हिंदुस्तान में ज़्यादा 70%, उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है अधिकारियों तक पहुँचने की। वो जो गैप है आप किस तरह से फिल करना चाहेंगे जब आपको एक पद मिल जाए? मैंने जो समस्या देखी है आम आदमी की, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे आसपास का जो वातावरण है वो भी इसी तरीके का है। तो 1-2 बार मैं भी प्रशासन तहसील वगैरह में गया हूँ, तो देखा है कि आम आदमी वहाँ अधिकारी के पास पहुँचने में झिझकता है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि किसी भी कोई भी फरियादी है, अपनी कोई भी शिकायत लेके आया है, कोई भी दिक्कत है, तो मेरे पास तक पहुंच सके। इसके लिए मैं मेरे अंदर में जो भी लोग होंगे उनको इस तरह के निर्देश दूँगा, और बीच बीच में खुद भी ये चीज़ देखूँगा कि किस तरह से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अधिकारी को कुर्सी पे ही सिर्फ नहीं बैठे रहना चाहिए, कुर्सी से उठकर आप आसपास भी देखना चाहिए अपने ऑफिस कार्यालय में। उसके अलावा उसको जो अपने क्षेत्र है उसमें सारी जो भी जिस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कहाँ का, जैसे शिक्षा विभाग है और
स्वास्थ्य विभाग है, इनमें जाकर भी देखना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है। आखिरी इसी से जुड़ा सवाल है, आप प्रशासन की स्तर पर पहुंच चुके हैं, जल्दी आपको एक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सियासत से, राजनीति से अलग नहीं है, प्रशासन और प्रशासन और जो है राजनीति में कहीं ना कहीं 19-20 का आंकड़ा रहता है। उसके लिए आप क्या सोचते हो? सियासी जो आज की राजनीति है उस पर भी मैं चाहता हूँ एक टिप्पणी जरूर। राजनीति हमारे देश को चलाने के लिए एक स्तंभ है। ये सारा देश उसी के द्वारा चल रहा है। हमारी जो कार्यपालिका और हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो राजनीति से ही आती है। तो और मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं के साथ काम करना है। तो उनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटर और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बीच में अच्छा तालमेल जरूरी है। आज के राजनीति के समय जो मुझे लगता है होना चाहिए, जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी, हमने आपकी पढ़ाई लिखाई की बात की, आपके कैरियर की बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ, नरेंद्र कुमार गंगवार जी अपनी इस मसरूफ ज़िंदगी में, बिजी लाइफ में, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? और आप एक सफ़र पर लिख लें, हम सफ़र को लेकर भी जिक्र करें। एक तो आज सोशल मीडिया, मैंने फेसबुक वगैरह काफ़ी टाइम बंद कर रखा था। व्हाट्सएप जरूर चलाता था क्योंकि काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ जाती थी। अदरवाइज यूट्यूब वगैरह है, उस पर कुछ जैसे काफ़ी स्पिरिचुअल वीडियोस देखता था मैं और उनसे कुछ शिक्षा लेता था। मूवीज़ भी देखता हूँ और मुझे क्रिकेट में, जब मैं स्कूल में था तो क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो कभी जब भी मैच आता है तो वो भी देख लेता हूँ। और बाकी जो भी फ्रेंड्स जब भी मिलते हैं तो हम काफ़ी हंसते हैं और सब तरह की, जिस तरह से बाकी लोग मौज मस्ती करते हैं हम भी करते हैं। जी, मैंने एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। मैंने कहा कि आप सफ़र पे लिख लें, हम सफ़र को लेकर उसका क्या रोल रहता है, उसके बारे में, या आपकी ज़िंदगी में भी अगर आया हो तो आप जिक्र कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं, और अभी जब मेरा सिलेक्शन हो गया है उसके बाद मेरी शादी होने वाली है, तो तय हो गई है। और जो मेरी जो भी वाइफ है तो वो भी PCS अधिकारी है, वो असिस्टेंट लेवल कमिश्नर है। तो उनके जिस तरह से बात होती है हमारी, तो मैं यही चाहता था कि हमेशा मुझे एक ऐसा ही साथी मिले जो कि मुझे समझे, मेरी हर बात को समझे, मैं उनकी बातों को समझूं, और अगर कोई भी दिक्कत है एक दूसरे को हेल्प करें। और कभी भी किसी छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता है तो उसको सुलझाएं। जी, बस आखिरी बात एक और चाहता हूँ, एक मैसेज ज़रूर दें, खासतौर से युवा पीढ़ी को, जिसके अंदर हौसले की कमी आ गई, जो संघर्ष तो करना चाहता है लेकिन उस मार्ग पर चलने से कहीं ना कहीं परेशान है। और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये निराशा रहती है कि किस तरह से करा जाएगा सिविल सर्विस की तैयारी और जो तमाम एग्ज़ाम है। मैं चाहता हूँ एक मैसेज ज़रूर। सबसे जब संघर्ष शुरू होता है, जैसे स्कूल कॉलेज तक, तो हमें लगता है कि हम सोचते हैं उसी को संघर्ष समझ रहे होते हैं, लेकिन वाकई में जो ज़िंदगी का संघर्ष शुरू होता है वो कॉलेज की लाइफ के बाद शुरू होता है। और आप ऐसे कोई भी बड़ा मुकाम अगर हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको सिविल सर्विसेज हो या फिर आपको राजनीति में जाना चाहते हैं या कोई एक्टिंग में जाना चाहता है, ये जब आते हैं, संघर्ष आता है, तो कई बार लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने अपने साथ कई और फ्रेंड्स देखे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने भी गिव अप नहीं किया और बिल्कुल उसी जोश के साथ तैयारी आखिर तक करते रहे, वो सारे आज सिविल सर्जन हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब भी नया अटेम्प्ट दिया तो उसी जोश के साथ दिया जो पहले देता था, उतनी ही मेहनत करता था। और मैं जब भी मेरा लो टाइम होता था तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। उसके अलावा मैंने अब्राहम लिंकन का एक एग्जाम्पल था मेरे सामने। जब भी मुझे लगता था डिमोटिवेटेड होता था
तो उनको याद करता था और ये सोचता था कि अगर वो व्यक्ति इसने नीचे से और एक देश के दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण हमारे जो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम जी, उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन लोगों से मैंने जीवन की प्रेरणा ली कि इन्होंने किस तरह से अपने जो भी उद्देश्य पाना चाहते थे उसमें संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानना ही जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। हार नहीं मानना ही सबसे बड़ा जिंदगी की सफलता का सूत्र है। बेहद खूबसूरत लबो लहजे में अपनी तमाम बातें कही नरेंद्र कुमार गंगवार जी ने, जो एक गांव में पैदा हुए और तमाम मुकाम हासिल किया। यकीनन काबिल तारीफ बात है और मैं अपनी तमाम बातों को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, जो उनका एक मैसेज भी है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और आवाज़ मिलाने का मकसद यही है कि इंसान संघर्ष करे और तमाम मुकाम हासिल करे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़।